हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल RS क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास सिंथेसिस की कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एडजेक्टिव क्लास की होने वाली है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि अपनी क्लास जो है वो अगली क्लास वो एडजेक्टिव क्लास पे होने वाली है। वो एडजेक्टिव क्लॉज, इसके बारे में मैं आपको पहले ही क्लॉज की क्लास में क्लियर कर चुका हूं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। ठीक है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप तुरंत जाकर के पहले क्लॉज वाली वीडियो क्लियर करें, ताकि आपकी जो डाउट्स हैं नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को लेकर के वो क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव क्लॉज के कुछ एक्सरसाइज, कुछ सेंटेंसेस को बताने वाला हूं। उसमें हम किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव एडवर्ब्स या एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करते हैं, ऐसे वर्ड्सों को हम कैसे जो है वहां पे कंबाइन करेंगे इनके माध्यम से। तो आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो को समझना है अच्छे से, इस टॉपिक को आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, और उससे पहले आप वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इसके जो है नोट्स आप कंटिन्यू बनाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो आपका टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एडजेक्टिव क्लास पर बेस्ड है। ठीक है, आज की क्लास में हम जानेंगे भैया एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस चीज़ का काम करता है, ये सब क्लॉज वाली वीडियो में बताया जा चुका है। आज मैं फिर से ये क्लियर कर देता हूं कि एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है, और ये किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। इसके अतिरिक्त वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। अतिरिक्त सूचना हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव क्लॉज देता है। तो यहाँ पर जब आप इन सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि कंजक्शंस जिसमें हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो कंजक्शन आपके नाउन क्लॉज में भी आते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज में भी आते हैं। बट हमने आपको नाउन क्लॉज पढ़ाते वक्त ये क्लियर कर दिया था कि नाउन क्लॉज में हमको क्या करना होता था, क्या से क्वेश्चन करना होता था, और उसका जो आंसर मिलता था वो हमारा क्या बनता था, नाउन क्लॉज बनता था। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में बस थोड़ा सा ही फर्क है, बाकी दिखने में ये दो सेम लगते हैं। बट जब इनके हम सेंस को पकड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये नाउन क्लॉज से थोड़ा अलग है। अधिकतर बच्चों को ये समझने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि कहाँ पे नाउन क्लॉज बन रहा है और कहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज। यदि आज की क्लास आप देख रहे हैं तो आपको वो जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है और ये किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। इतना क्लियर हो भैया? तो एडजेक्टिव क्लास में हम किन किन कंजक्शंस का यूज करने वाले हैं, इसमें एक चीज पे आप ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है, इनका यूज भी होता है। अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंसेस के, सिंथेसिस के कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात करें तो वहां पे हमने भी आपको ये चीज क्लियर कर दी थी, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के माध्यम से बनाना, और इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में, एडवर्ब से सेंटेंस को कंबाइन करना, ये वहां भी बताया जा चुका था। लेकिन वहां पे क्या था कि ये कंटिन्यूटी को दिखाता है। कंपाउंड सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होता है कि दो सेंटेंसेस की जो एक्शन हो रहे होते हैं उसकी कंटिन्यूटी, उसकी निरंतरता को प्रकट करता है। ये कॉमा के साथ आता था वहां पे, लेकिन यहां पर ये कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा, निरंतरता नहीं बताएगा, ये किसी ना किसी नाउन की विशेषता को बताएगा, विशेषता बतलाएगा, और ये कॉमा के बिना ही यूज करने होंगे। ये दोनों में इतना ही फर्क है,
जो कि आपके जहन में काफ़ी बहुत बड़ा अंतर ला देता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज हमने बोला कि एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है उसमें आपके कंजक्शंस हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। किस तरह से, कौन कौन से होते हैं, चलिए ये देखते हैं। जैसे कि हम आपको बताए हैं दैट, हु का यूज भी होता है, वेयर का यूज भी होता है, हुज का भी यूज होता है, होम का यूज भी होता है, व्हेन का यूज भी होता है और वाई का भी यूज होता है। इन सब का यूज हम करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में एज अ रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है। अच्छा, दैट का ये सब पहले ही क्लियर कर दिया गया था। दैट का मतलब होता है जो, ठीक है। हु का मतलब होता है जो, वेयर का मतलब होता है जहां, हुज का मतलब होता है जिसको या जिसकी, ठीक है। हुम का मतलब होता है जिसे, और व्हेन का मतलब होता है जब, और वाई का मतलब होता है जिस कारण से, जिस कारण से। ठीक है। ये जो दैट है वो नॉन लिविंग बीइंग और कभी कभी लिविंग बीइंग के साथ भी आता है। हु जो होता है वो पर्सन के लिए आता है, व्यक्तियों के लिए आता है। वेयर प्लेस के लिए आता है। ठीक है। हुज जिसको, ये किसी की पोजीशन को दिखाता है, इसका मतलब जिसकी भी होता है। ठीक है। जिसे, ये किसी पर्सन की ओर इंडिकेट करता है। व्हेन, ये आपका जो है टाइम को इंडिकेट करेगा, और वाई ये रीजन को इंडिकेट करेगा। इसके अलावा एक और वर्ड होता है विच। ठीक है। विच का मतलब भी होता है जो, ये भी आपका किसके लिए आता है, नॉन लिविंग बीइंग, और कभी कभी ये लिविंग बीइंग के लिए आता है। ठीक है। अधिकतर एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, इनके लिए विच का यूज ज्यादातर होता है। तो इनके माध्यम से आप जान पाओगे कि किस वर्ड के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, मतलब किसके अर्थ के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं। आज हम इन्हीं कंजक्शंस का यूज करने वाले हैं और सेंटेंस में इनको लिखने वाले हैं। ठीक है। सेंटेंस आपके सामने है। दिस इज द गर्ल, हर आइज आर ब्लू। दिस इज द गर्ल, ये लड़की है, ये वो लड़की है, हर आइज आर ब्लू, उसकी आंखें नीली हैं। तो यहां पर देखना क्या दिया हुआ है, गर्ल दिया हुआ है। ठीक है। गर्ल क्या है भैया, आपका नाउन है। ये जो गर्ल है ये क्या है, नाउन है। और इस नाउन की विशेषता अगले सेंटेंस में बोली गई, हर आइज आर ब्लू, उसकी आंखें नीली हैं। ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जाएगा ये। अगर बात करें हम तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में क्या है कि विशेषता की बताई जा रही है, मॉडिफाई किया जा रहा है किसी नाउन को। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो आप वहां पे यूज करेंगे किसका, एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शंस का। ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहां पे क्या लगाते हैं। दिस इज द गर्ल whose eyes are blue। ठीक है। whose eyes are blue, ये वो लड़की है whose eyes, जिसकी आंखें नीली हैं। अब यहां पे अर्थ आ रहा है, जिसकी का हमने सेंस निकाला, ठीक है, whose का। तो ये क्या बता रहा है, लड़की की पोसेसिव को बता रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं उसके अधिकारों को दिखा रहा है कि लड़की की आंखें हैं। तो आंखें किसकी हैं भैया, लड़की की हैं। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया whose, ये किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है या फिर उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसी लड़की के बारे में जानकारी दे रहा है, इसके माध्यम से दी जा रही थी। तो ये जो दिस इज द गर्ल है, ये आपका मेन क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। लेकिन whose eyes are blue, जिसकी आंखें नीली हैं, ये जो आपका क्लॉज होगा ये कहलाएगा क्या, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहलाएगा भैया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा।
और सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है ये, बट इसका कौन सा प्रारूप है, तो कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज से बना हुआ है। क्लियर? सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन टाइप का होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो उसका एक कौन सी अवस्था है, एडजेक्टिव क्लॉज की अवस्था है। क्लियर हुआ इतना? चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ही इज माई ब्रदर। लड़का जो वहां खड़ा है वो मेरा भाई है। अब इसको कैसे बनाना है? द बॉय हु is standing there is my brother। ठीक, the boy who is standing there is my brother। लड़का जो वहां खड़ा है, लड़का जो वहां खड़ा है is my brother, मेरा भाई है। अब यहां पे अगर हम बात करें क्लॉज की, तो who is standing there, ये जो क्लॉज है ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज। और द बॉय इज माय ब्रदर, द बॉय इज माय ब्रदर, ये आपका है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है? अगर हम बात करें हु की, तो इन वर्डों को हम यहां पे यूज करना है। हुज हो गया, हु हो गया, व्हेन हो गया, जो भी आप एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शंस का या रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज करेंगे, तो इन कंजक्शंस को वहां पे रखेंगे जिसको ये मॉडिफाई कर रहे होंगे जस्ट उसके बाद में। तो बॉय की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है। और हमने बोला था हु का यूज पर्सन के लिए होता है, तो लड़का क्या है, एक पर्सन ही तो है, तो ठीक जस्ट उसके हम बाद में यूज करेंगे उसको। ठीक है? ऐसे ही हुज का यूज किसके लिए किया गया था, एक लड़की के लिए, एक पर्सन के लिए किया गया था, तो उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए, ठीक है, उसके पशेषु को प्रकट करने के लिए, अधिकारों को प्रकट करने के लिए, तो ठीक उसके बाद में हुज का यूज किया गया है। तो आप भी ऐसे ही करेंगे कि जो कंजक्शंस का आप यूज करेंगे वो ठीक उनके बाद में करना है जिनके लिए वो प्रयोग किए जा रहे हों। ठीक है? अच्छा, कारण बताने के लिए आपको वाई का यूज करना है, तो वाई कहां पे लगाओगे, जहां पे कारण वर्ड हो। वेयर का यूज आपको करना है तो आप वेयर वहां पे लगाओ, किसके लिए आता है, प्लेस के लिए आता है ना, तो प्लेस प्लेस के जस्ट बाद आपको क्या करना है, वेयर का यूज करना है। इसी तरीके से आपको करना है। और दूसरी बात है द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। अब लड़के की विशेषता है कि वो वहां पे खड़ा है। ठीक है? लड़के की विशेषता क्या है, ठीक उसके पहले नाउन है और उसकी विशेषता क्या है कि वो वहां पे खड़ा हुआ है। उसके बारे में, उस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है ना, अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द बॉय वाज कट, ही हैड स्टोलन माय पेन। लड़का पकड़ा गया, उसने मेरा पेन चुराया, उसने मेरा पेन चुराया था। अब आप पूछोगे कौन पकड़ा गया, लड़का। कौन सा लड़का, जिसने या जिसने मेरा पर्स चुराया। ठीक, द लड़का, तो यहां पे लड़का दिया हुआ है ना, बॉय, ये भी एक पर्सन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, द बॉय who stolen my pen, stolen my pen, the boy who stolen my pen, लड़का जिसने मेरा पेन चुराया, was cut, पकड़ा गया, was cut, पकड़ा गया। ठीक है? तो who stolen my purse, ये जो आपका है, ये who stole my purse, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये किसी लड़के के बारे में आपको जो है अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, या उसकी जो है विशेषता बता रहा है। क्या किया उसने क्या है, चोरी की है, मतलब पेन चुराया हुआ है, उसके बारे में जानकारी होगी, तो वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई बॉट अ पेन, आई हैव लॉस्ट इट। मैंने एक पेन खरीदा, आई हैव लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दिया है। ठीक, आई हैड लॉस्ट इट हो जाएगा यहाँ पे, तो मैंने एक पेन खरीदा था, वो खो गया था। तो यहां पे देखेंगे, आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन। अब पेन है आपका नॉन लिविंग बीइंग, तो आप यहां पे क्या लगाओगे, दैट का भी यूज कर सकते हैं और विच का भी यूज कर सकते हैं। तो आई बॉट अ पेन दैट हैड लॉस्ट। ठीक, दैट हैड लॉस्ट, मैंने एक पेन खरीदा जो खो गया था। ठीक है? दिस इज द विलेज, आई वॉज बोर्न देयर। दिस इज द विलेज, विलेज क्या होता है भैया, एक प्लेस है। विलेज क्या होता है, एक प्लेस है, और जहां पर प्लेस का बोध हो रहा हो वहीं पे आपको क्या करना है, वेयर का यूज करना है। तो कैसे करना होगा, दिस इज द
विलेज, दिस इज द विलेज वेयर, जहां आई वॉज born, I was born, this is the village where I was born, ये गांव है जहां मेरा जन्म हुआ। अब वेयर से जस्ट पहले क्या दिया हुआ है, विलेज दिया हुआ है जो कि नाउन का काम करता है, और ये नाउन की विशेषता है। ये आपकी देखो, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न, ये गांव है जहां पर मेरा जन्म हुआ। तो आप बात करेंगे आई, है ना, आपका यहाँ पे जन्म हुआ तो ये आपकी विशेषता है और ये प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे जन्म के स्थान के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुई। तो एक सेंटेंस जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, वेयर आई वॉज बॉर्न। ये जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, और दिस इज द विलेज ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। चलिए और सेंटेंस देख लेते हैं। द स्टूडेंट वर्क हार्ड, द स्टूडेंट वर्क हार्ड, ही पास द एग्जामिनेशन, लड़के ने कठिन मेहनत की, उसने एग्जाम पास कर दिया, ठीक है, वो एग्जाम में पास हो गया। कैसे बनाएंगे, द स्टूडेंट हु वर्कड हार्ड पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है। द स्टूडेंट हु वर्कड हार्ड पास द एग्जामिनेशन, लड़का जिसने, अर्थात वह विद्यार्थी जिसने कठिन मेहनत की, क्या करा, उसने कठिन मेहनत की, जिसने कठिन मेहनत की, जिसने कठिन मेहनत की, कठिन परिश्रम किया, पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में सफल हो गया। अब अगर बात करें एडजेक्टिव क्लॉज की, तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या हुआ, हु वर्कड हार्ड, जिसने कठिन मेहनत की, हु वर्क हार्ड। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हु को लगाया कहाँ गया है, जिसके लिए वो यूज होता है, किसी पर्सन के लिए आता है तो ठीक उसके बाद में यूज करना है। और स्टूडेंट, इसकी ये विशेषता है कि वो क्या हो गया भैया, कठिन मेहनत उसने की थी, ये उसके बारे में उसकी जानकारी हो गई, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। क्लियर। अब आगे देखेंगे, माय ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डोंट नो द रीजन, आई डोंट नो द टाइम, मुझे समय नहीं पता। माय ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली से आएगा। आई डोंट नो द टाइम, मुझे समय नहीं पता। तो समय नहीं पता, यहाँ पे समय का बोध करा रहा है, टाइम का बोध करा रहा है। तो जब टाइम का बोध हो रहा हो, समय का आपको जो है संकेत मिले, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, आप वहां पे व्हेन का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आई डोंट नो द टाइम व्हेन माय ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, कम फ्रॉम दिल्ली। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, अर्थात मुझे समय नहीं पता जब मेरा भाई दिल्ली से आएगा, ठीक है। तो समय का बोध हो रहा होगा, तो वहां पे किसका यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। ही डिड नॉट कम टू स्कूल, डू यू नो द रीजन, डू यू नो द रीजन, क्या आपको कारण पता है, क्या आपको कारण पता है। ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आया, वो स्कूल नहीं आया, क्या आपको कारण पता है। अब इस सेंटेंस में देखेंगे क्या पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया, रीजन पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है। और जब कारण पूछ रहा हो तो आपको वाई का यूज करना है। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, डू यू नो द रीजन, डू यू नो द रीजन वाई he did not come to school, why he did not come to school। तो डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या कारण। अगर मैं यहां से रीजन को हटा देता हूं तो ये नाउन क्लॉज बन जाएगा। अगर मैं यहां से रीजन को ना रखूं, ठीक है, नाउन क्लॉज में ऐसा सेंटेंस हमने बताया था, वहां पे हमने रीजन को हटाया था। क्यों, क्योंकि मैं तब जो है नाउन क्लॉज पढ़ा रहा था आपको, और यहां पर यदि आप इसको हटा देंगे तो ये नाउन क्लॉज बन जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं बनेगा, ठीक है। कारण के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड कौन सा है, रीजन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड वाई है, जो कि एक कंजक्शन का रूप ले रहा है, यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। तो यहां से बनेगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों, क्योंकि इस वर्ड्स के माध्यम से हम इस क्लॉज को, एक ऐसी क्लॉज को जोड़ रहे हैं जो हमें किसी ना किसी नाउन के बारे में, उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में हमको बता रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका सेंटेंस है, व्हाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल, ये जो पार्ट हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। और इसके पहले वाला सेंटेंस आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, ठीक
ठीक उसी तरह से अगर इसके पहले वाले सेंटेंस की बात करें तो व्हेन माय ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, ये आपका हो जाएगा भैया एडवर्ब एडजेक्टिव क्लॉज, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। और इसके पहले वाला आई डोंट नो द टाइम, ये आपका पीसी हो जाएगा अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे, ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं करने को, बस वही आपको क्या करना है रिपीट करना होता है जैसे नाउन क्लॉज में यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज में। बस दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको स्पष्ट करा चुका हूं कि दोनों में फर्क ये है कि नाउन क्लॉज में वो नाउन का काम करता है, कॉमा के साथ यूज किया जाता है और वहां पर वो कंटिन्यूटी को दिखाता है, निरंतरता को दिखाता है। बट जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की तो वहां पे ये विदाउट कॉमा यूज किया जाएगा और ये किसी ना किसी नाउन के बारे में उनकी विशेषता बतलाएगा या उसकी जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर भैया? तो आज की क्लास में शायद हम आप इतना तो समझ गए ही होंगे कि नाउन क्लॉज क्या होता है, पिछली क्लास में जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, और आज की क्लास में एडजेक्टिव क्लॉज को भी आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से वीडियो का जो है अध्ययन कर चुके हैं और इसके नोट्स भी आप लोगों ने बना लिए होंगे और इसके आगे के एक्सरसाइज आप जो है कर लीजिएगा। और यदि कोई आपको डाउट हो रहा हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। हम अपनी अगली क्लास एडवर्ब क्लॉज की लेकर आएंगे और उसमें हम जो है एडवर्ब क्लॉज के बारे में पूरा विधिवत A to Z पढ़ेंगे। क्लियर? वो थोड़ा क्लास लंबी जाएगी क्योंकि एडवर्ब क्लॉज लगभग 9 प्रकार से बनाए जाते हैं, इसमें तरह तरह के कंजक्शंस का यूज होता है, तो उस क्लास को हम थोड़ा डीपली लेंगे और बहुत ही अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक के लिए हमें चलना होगा, कल हम जो है फिर मिलेंगे आपको अपनी एक नई क्लास के साथ में। नमस्कार।